हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम शिल्पी अग्रवाल। तो बेटा आज हम क्लास 12 मैक्रो इकोनॉमिक्स चैप्टर 5 मनी को पढ़ने वाले हैं। तो बेटा मनी की मैंने इससे पहले ही आपको एक वीडियो अपलोड कर दी है जिसमें मीनिंग ऑफ वार्टल एक्सचेंज, लिमिटेशंस ऑफ वार्टल एक्सचेंज एंड साथ में फंक्शंस ऑफ मनी को कवर किया था। तो आज हम इस वीडियो में आप डेफिनेशंस ऑफ मनी, जो लिमिटेड लीगल टेंडर है, इसके अलावा हम करेंसी जो उसके कंपोनेंट्स हैं उन सबको कवर करेंगे एंड हाई पावर्ड मनी को। तो यहाँ पर आपकी क्लास जो है मनी की कंप्लीट हो जाएगी। नाउ स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम मनी का मीनिंग जानते हैं, मनी होती क्या है। देखो, मनी इज एनीथिंग विच इज जनरली एक्सेप्टेड। मनी कोई भी चीज विच इज जनरली एक्सेप्टेड, जिसे हम एक्सेप्ट करते हैं एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। जब हम गुड्स को परचेज करते हैं तो रुपीज देते हैं उसके बदले में, तो जिसे हम एक्सेप्ट करते हैं एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड मेजर ऑफ वैल्यू। हम किसी भी कमोडिटी की वैल्यू मेजर करते हैं इन टर्म्स ऑफ मनी, लाइक राइस कितने के हैं, ठीक है, व्हीट कितने के हैं, तो मेजर ऑफ वैल्यू। स्टोर ऑफ वैल्यू हम स्टोर कर सकते हैं फॉर फ्यूचर पेमेंट एंड इसके अलावा ताकि ट्रांसफर कर सके हम परचेजिंग पावर को from present to future and means for standard of deferred payment, और हम यहाँ पर future payment कर सकते हैं। So money is anything which is generally accepted as a medium of exchange, measure of value, store of value and means for standard of deferred payment. Now it includes coins, currency note and checks etc. ये मनी इंक्लूड करती है। मनी के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं बेटा? सारे के सारे जितने भी कॉइन्स होते हैं, हमारे पास कॉइन्स कितने से हैं, हमारे पास 1 रुपए के कॉइन से लेकर हमारे पास 20 रुपीज तक के कॉइन्स हैं। एंड करेंसी नोट्स, जितने भी करेंसी नोट्स हैं, करेंसी नोट्स हमारे 10 रुपीज, 20 रुपीज, 500 रुपीज, ये सब करेंसी नोट्स ये भी इंक्लूड करती है मनी। एंड इसके अलावा चेक्स कौन से होते हैं? चेक्स वो होते हैं जो हमारे सेविंग अकाउंट एंड करंट अकाउंट के होते हैं, जिसमें हम चेक कभी भी काट करके उससे पेमेंट को हम डिमांड कर सकते हैं। तो ये सब चीजें इंक्लूड करती है कौन? मनी। ज्यादातर जो यूज की जाती है बिजनेस ट्रांजेक्शन्स में, तो इट ऑल इंक्लूड्स मनी। नाउ अब आ जाते हैं बेटा मनी की डिफाइन पर। सो डिफाइन को हमने दो तरीके से बांट दिया। पहले हमने लीगल टेंडर डिफाइन। अब लीगल टेंडर मतलब हमारा जो लॉ होता है वो क्या कहता है कि व्हाट इज मनी। तो मनी इज व्हाट द लॉ सेज। द लॉ सेज इज मनी। जो भी लॉ कह रहा है कि भाई ये मनी है, वही मनी है। नाउ अब इसे भी हमने लॉ के रिकॉग्नाइजेशन के आधार पर हमने मनी को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक लीगल टेंडर मनी, एक नॉन लीगल टेंडर मनी। लीगल टेंडर मनी वो टेंडर मनी होती है विच इज यूज्ड टू मेक पेमेंट ऑफ डेब्ट और अदर ऑब्लिगेशंस इज टर्म्ड एज लीगल टेंडर मनी, जिसे हम लीगली यूज करते हैं। जिसे हम कोई भी हमारे पास डेब्ट है, कोई भी कर्जा है, अगर उसकी पेमेंट के लिए हम उसे लीगली जो यूज कर रहे हैं, जैसे लॉ ने कहा है यूज करने के लिए, डेट इज कॉल्ड लीगल टेंडर मनी। नाउ लीगल टेंडर मनी में बेटा 2 टाइप्स की होगी, एक लिमिटेड लीगल टेंडर और एक नॉन लिमिटेड लीगल टेंडर। तो सबसे पहले आ जाते हैं लिमिटेड लीगल टेंडर। लिमिटेड लीगल टेंडर मनी वो मनी होती है जिसमें हम पूरी अमाउंट, अगर सपोज कीजिए मुझे किसी को 5000 की पेमेंट करनी है, तो मैं 5000 के उसे कॉइन्स नहीं दे सकती। ये कॉइनेज एक्ट है 2011 का, जिसमें हम पेमेंट कर सकते हैं इन द फॉर्म्स ऑफ कॉइन अप टू द सर्टेन लिमिट। दैट लिमिट इज 1000। तो लिमिटेड लीगल टेंडर इट रेफर्स टू दैट फॉर्म ऑफ लीगल टेंडर मनी which can be paid in discharge of debt to up to a certain limit, जिसमें मैं अपने डेब्ट को, कर्जे को चुका सकती हूँ लेकिन अप टू अ सर्टेन लिमिट, कुछ लिमिट तक। नाउ फॉर एग्जांपल एक कॉइनेज एक्ट 2011 का है जिसमें कॉइन्स को हमने क्या माना? लिमिटेड लीगल टेंडर मनी। अगर आपको किसी को पेमेंट करनी है तो आप उसकी जो पेमेंट है वो 1000 से ऊपर कॉइन्स के रूप में लीगल तरीके से नहीं, इससे ज्यादा नहीं कर सकते। अगर आप चाहें कि वो 1000 से ऊपर आपसे कॉइन ले लें तो वो लीगली आपसे बाउंड नहीं है, चाहे वो नॉर्मली भले ले ले। नाउ आ जाते हैं बेटा अनलिमिटेड लीगल टेंडर मनी, जिसमें आप अपनी अमाउंट को, अपने डेब्ट को किसी भी लिमिट तक आप उसे पे कर सकते हैं। देखो
It refers to that form of legal tender money which can be paid in discharge of debt of any amount, जिसमें आप डेप्ट किसी भी अमाउंट तक पे कर सकते हैं. एंड लीगल एक्शंस कैन बी टेक अगेंस्ट द पर्सन हु रेफ्यूजेस टू एक्सेप्ट दिस मनी. अगर उसने मना कर दिया कि भाई वो 50 रुपीज का नोट नहीं लेगा, वो ओनली 500 का नोट लेगा, तो ऐसे में उसके खिलाफ अगेंस्ट लीगल एक्शन लिए जा सकते हैं. दैट इज कॉल्ड अनलिमिटेड लीगल टेंडर मनी. ओनली कॉइन ही है, लिमिटेड लीगल टेंडर में ओनली कॉइन्स आते हैं एंड अनलिमिटेड लीगल टेंडर में जो है आपके रुपीज आते हैं. नाउ आ जाते हैं बेटा नॉन लीगल टेंडर मनी, क्योंकि अभी हमने पढ़ा था मनी दो टाइप से होती है, एक लीगल टेंडर, एक नॉन लीगल टेंडर. तो नॉन लीगल टेंडर वो मनी होती है जिसमें इट रेफर्स टू विच इज जनरली एक्सेप्टेड, जिसे हम ज्यादातर एक्सेप्ट करते हैं, बट लीगली ही इज नॉट एबल टू बाउंड इट. लेकिन वो लीगली बाउंड नहीं है कि आपसे वो ले ही ले उस मनी को. लाइक चेक, हम बिजनेस ट्रांजेक्शन, मल्टीपल बिजनेस ट्रांजेक्शन होती हैं, चेक के थ्रू होती हैं, बैंक ड्राफ्ट के थ्रू होती हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज के थ्रू होती हैं, लेकिन कोई लीगली बाउंड नहीं है इन्हें लेने के लिए. तो ये थे कुछ मनी के पार्ट. अब हम आ जाते हैं बेटा आगे बैंक मनी. बेटा बैंक मनी जो होती है, बैंक मनी इज ऑल्सो नॉन लीगल टेंडर मनी. बैंक मनी भी एक तरीके से पार्ट होती है नॉन लीगल टेंडर मनी का, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस आता है, वो अभी पढ़ते हैं. देखो, बैंक मनी रेफर टू डिमांड डिपॉजिट. बैंक मनी में क्या आते हैं, डिमांड डिपॉजिट आते हैं. अब डिमांड डिपॉजिट में क्या आते हैं, डिमांड डिपॉजिट में बेटा एक तो हमारे करंट अकाउंट होते हैं बैंक में और एक सेविंग अकाउंट होते हैं. तो डिमांड डिपॉजिट में हमारे दोनों अकाउंट इंक्लूड होते हैं, करंट अकाउंट भी एंड सेविंग अकाउंट भी, एंड क्रेडिटेड बाय द कॉमर्शियल बैंक. दीज डिपॉजिट आर रिपेबल बाय बैंक ऑन डिमांड. जब भी हमें पैसों की जरूरत होती है हम अपने करंट अकाउंट में से विड्रॉल कर लेते हैं, सेविंग अकाउंट में से विड्रॉल कर लेते हैं. एंड द डिपोजिटर आर गिवन चेक फैसिलिटी. डिपोजिटर को चेक फैसिलिटी भी दी जाती है कि ताकि अगर उसे कभी भी मनी किसी को भी पे करनी है, पेमेंट के लिए कभी भी उसे जरूरत पड़ती है, तो देन वो पेमेंट कर सकता है. एंड इट मस्ट बी नोटेड दैट द बैंक मनी इज नॉन लीगल टेंडर मनी और ऑप्शनल मनी. इसे नॉन लीगल टेंडर मनी या ऑप्शनल मनी भी कह सकते हैं. नाउ आ जाते हैं बेटा मनी सप्लाई. नाउ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक मनी सप्लाई. मनी सप्लाई क्या होता है? मनी सप्लाई होता है कि स्टॉक ऑफ मनी एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम. यानी हम पूरी इकोनॉमी में मेजर कर रहे हैं कि कितनी मनी है. देखो, मनी सप्लाई रेफर टू टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी हेल्ड बाय द पब्लिक. टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी जो लोगों के हाथों में है, हेल्ड बाय द पब्लिक ऑफ अ कंट्री एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम. किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में लोगों के पास कितनी मनी है, दैट इज कॉल्ड मनी सप्लाई. बेटा ये स्टॉक कॉन्सेप्ट होता है क्योंकि इट इज मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम. इफ इट इज मेजर्ड, अगर हम इसे फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम मेजर करते तो ये फ्लो कॉन्सेप्ट होता, लेकिन हम मनी सप्लाई को मेजर करते हैं कैसा, एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम. सो इट इज स्टॉक कॉन्सेप्ट, इसलिए स्टॉक कॉन्सेप्ट होता है. आगे आ जाते हैं मेजरमेंट ऑफ मनी सप्लाई. देखिए, मेजरमेंट ऑफ मनी सप्लाई, हमारे पास 4 मेजरमेंट्स है मनी सप्लाई के, M1, M2, M3 एंड M4. जो M1 है वो हमारे सिलेबस का पार्ट है 12th क्लास में, और जो M2 है, M3 है एंड M4 है, उन्हें हम शॉर्ट में एक्सप्लेन करेंगे. सबसे पहला आ जाते हैं M1. तो बेटा M1 क्या होता है, मोस्ट लिक्विड मेजर ऑफ मनी सप्लाई. ये सबसे ज्यादा लिक्विड होता है मनी सप्लाई का मेजर, एंड इट इंक्लूड्स ऑल कंपोनेंट यूज्ड बाय द एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज. तो इसमें सारे कंपोनेंट आ जाते हैं जिन्हें हम एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज करते हैं. तो M1 का फॉर्मूला होता है, अगर हम M1 में इंक्लूड करते हैं तो M1 में क्या क्या इंक्लूड करते हैं बेटा, करेंसी एंड कॉइन्स विद द पब्लिक. जो करेंसी और कॉइन्स पब्लिक के हाथों में है. इसके अलावा डिमांड डिपॉजिट ऑफ कॉमर्शियल बैंक, जो भी बताए थे, डिमांड डिपॉजिट ऑफ कॉमर्शियल बैंक यानी करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट. एंड इसके अलावा अदर डिपॉजिट विद RBI. तो M1 इज इक्वल टू, अगर आप M1 को डिनोट करना चाहें तो M1 इज इक्वल टू C यानी करेंसी एंड कॉइन विद द पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट ऑफ कॉमर्शियल बैंक एंड अदर डिपॉजिट. तो इसे आप इस फॉर्मूले से डिनोट कर सकते हैं. तो हमारे सिलेबस में पहले M1 ही है, तो M1 को हम पहले डिटेल में पढ़ लेते हैं, इसके कंपोनेंट सारे स्टडी कर लेते हैं, फिर मैं आपको M2, M3 एंड M4 का एक्सप्लेनेशन दूंगी. देखो बेटा, सबसे पहला आ जाते हैं कंपोनेंट ऑफ मनी सप्लाई M1 जो भी पढ़ाए थे. इट इंक्लूड्स, सबसे पहला आ गया
करेंसी विद द पब्लिक। करेंसी विद द पब्लिक यानी करेंसी जो लोगों के हाथों में है, जो हमारे तुम्हारे हाथों में, हमारे तुम्हारे पास पैसे हैं, दैट इज कॉल्ड करेंसी विद द पब्लिक। देखो, इट कंसिस्ट ऑफ पेपर नोट्स एंड कॉइन्स हेल्ड बाय द पब्लिक। जो भी हमारे हाथों में पेपर कॉइन्स हैं या फिर रुपीज हैं, वो सब आपके इसी में ही आ गए। इट इज द मोस्ट लिक्विड फॉर्म ऑफ ऑल असेट्स एंड इंक्लूड कॉइन्स ऑफ डेनोमिनेशन। तो इसमें ये सबसे ज्यादा लिक्विड असेट्स होती है भाई, बिल्कुल कैश ही है, कभी भी कोई भी चीज परचेज कर सकते हैं। एंड ये किसकी फॉर्म में होती है, जो रुपये जो वो आपके पास कॉइन्स होते हैं, वो 20 रुपीज, 10 रुपीज, 5 रुपीज, 2 रुपीज, 1 रुपी। एंड पेपर नोट्स जो है वो हमारे पास 500, 200, 100 एक्सेट्रा। नाउ करेंसी मनी इज ऑल्सो टर्म्ड एज फियाट मनी। करेंसी मनी को हम फियाट मनी भी बोलते हैं। बेटा फियाट मनी वही मनी होती है जैसे गवर्नमेंट कहती है कि टू एक्ट एज अ मनी, जैसे गवर्नमेंट कहती है टू एक्ट एज अ मनी इज कॉल्ड फियाट मनी। एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड लीगल टेंडर मनी। इसे हम लीगल टेंडर मनी भी कहते हैं क्योंकि ये लीगली यूज होती है पेमेंट ऑफ डेप्ट में एंड अदर ऑब्लिगेशंस में। तो दैट इज द करेंसी विद द पब्लिक। नेक्स्ट पर आ जाते हैं। नेक्स्ट कंपोनेंट है हमारा डिमांड डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट विद बैंक, अभी बताया था, ये इंक्लूड करती है क्या, करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट। देखो, डिमांड डिपॉजिट आर द डिपॉजिट विच कैन बी इन कैश बाय इशूइंग चेक एट एनी टाइम विद बाय द अकाउंट होल्डर। जो कभी भी कैश में कन्वर्ट हो सकते हैं, बस वो चेक इशू करेगा और अकाउंट होल्डर के पास तुरंत कैश में आ जाएंगे। तो डिमांड डिपॉजिट में दो आ गए, सेविंग अकाउंट डिपॉजिट एंड करंट अकाउंट डिपॉजिट। सेविंग अकाउंट डिपॉजिट कौन से डिपॉजिट होते हैं, जिन्हें एक हाउस होल्ड करता है अपने सेविंग अकाउंट, एंड बिजनेसमैन के लिए होता है करंट अकाउंट डिपॉजिट, जिन्हें बिजनेसमैन अपने अकाउंट जो बिजनेस के ट्रांजेक्शन्स के लिए ओपन करवाते हैं। नाउ these two component of the money supply is also known as ट्रांजेक्शन मनी। तो इन्हें, इन दो कंपोनेंट को आप क्या कह सकते हैं, ट्रांजेक्शन मनी भी कह सकते हैं। अब यहाँ पर कुछ पॉइंट्स आपको सिर्फ नोट करने, याद रखने फॉर एमसीक्यू पर्पस। यहाँ पर बेटा ओनली नेट डिमांड डिपॉजिट इंक्लूड किए जाते हैं, क्रॉस डिमांड डिपॉजिट इंक्लूड नहीं किया जाता है। मतलब इसका मतलब है कि जो इंटर बैंक डिपॉजिट है, मतलब एसबीआई ने पीएनबी में ट्रांजेक्शन कर दिया, पीएनबी ने एसबीआई में जरूरत के समय में ट्रांजेक्शन कर दिया, मतलब बैंक आपस में ही कर रहे हैं, उसमें पब्लिक इन्वॉल्व नहीं है। तो इंटर बैंक डिपॉजिट यहाँ पर एक्सक्लूडेड किए जाते हैं। इंटर बैंक डिपॉजिट वो डिपॉजिट होते हैं हेल्ड बाय द बैंक ऑन द बिहाफ ऑफ द अदर बैंक, अदर बैंक के बिहाफ पर उनके पास है। सच डिपॉजिट डू नॉट फॉर्म ऑफ द मनी सप्लाई। बेटा ये मनी सप्लाई का पार्ट नहीं होते हैं, इसीलिए ये बिलोंग नहीं करते हैं, किससे, ये पब्लिक से बिलोंग नहीं करते, इसीलिए ये जो है इंक्लूड नहीं होते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं, टर्म डिपॉजिट आर नॉट इंक्लूडेड। टर्म डिपॉजिट मतलब जो टर्म के लिए होते हैं, लाइक 5 इयर्स के लिए, जैसे एफडी खुलवा लेते हैं, 1 ईयर की टीडी बनवा ली, ठीक है, 5 इयर्स की एफडी खुलवा ली, 10 इयर्स एफडी करवा ली, फिक्स डिपॉजिट करवा ली, तो वो सब M1 में इंक्लूड नहीं होते हैं। नेक्स्ट आते हैं बेटा एक और लास्ट कंपोनेंट मनी सप्लाई का, अदर डिपॉजिट। अदर डिपॉजिट कौन से, अदर डिपॉजिट में क्या क्या इंक्लूड होगा, अदर डिपॉजिट जो आरबीआई के पास होते हैं, अदर डिपॉजिट यानी डिमांड डिपॉजिट विद आरबीआई, आरबीआई के पास है ऑफ पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लाइक नाबार्ड। तो नाबार्ड के जो डिमांड डिपॉजिट है किसके पास, आरबीआई के पास। डिमांड डिपॉजिट विद आरबीआई ऑफ फॉरेन सेंट्रल बैंक, फॉरेन सेंट्रल बैंक है, ठीक है, एंड फॉरेन गवर्नमेंट, तो अगर किसी विदेशी फॉरेन गवर्नमेंट के भी हैं तो इसे भी इंक्लूड करेंगे। एंड डिमांड डिपॉजिट ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लाइक आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक, तो अगर इनके भी डिमांड डिपॉजिट हैं किसके पास, आरबीआई के पास, तो इसे भी हम इंक्लूड करते हैं। तो ये थे कुछ कंपोनेंट किसके, M1 के। अब हम आते हैं, देखो मेजरमेंट ऑफ मनी सप्लाई पढ़ रहे थे हम, तो मेजरमेंट ऑफ मनी सप्लाई में तो फर्स्ट आपको क्लियर हो गया होगा, फर्स्ट में करेंसी एंड कॉइन्स विद द पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट ऑफ कॉमर्शियल बैंक एंड अदर डिपॉजिट विद आरबीआई, तो ये आपका क्लियर हो गया। नाउ आते हैं हम M2, M3 एंड M4 पर। बेटा ये सिलेबस के पार्ट नहीं है हमारे में, डिटेल में एक्सप्लेनेशन नहीं पूछेगा, बस अगर आएगा तो आपके एग्जाम में इतना आएगा कि इसमें क्या इंक्लूड होता है, क्या इंक्लूड नहीं होता है। देखो M2 की बात करते हैं, तो बेटा ये M1 के मुकाबले थोड़ा सा ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर क्या आ जाते हैं, M1 तो पूरा आ ही जाता है, जो भी पढ़े थे M1 पूरा आ जाएगा। इसके अलावा आ जाएंगे सेविंग डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस बैंक,
तो सेविंग डिपॉजिट आ जाएंगे किसके? पोस्ट ऑफिस बैंक के। यानी अभी तक हमने सेविंग अकाउंट यहाँ पे लिए थे किसके? बैंक्स के, कॉमर्शियल बैंक के। बट सेविंग अकाउंट हमने जो पोस्ट ऑफिस के थे उसके नहीं लिए थे। तो नाउ M2 में आ गए सेविंग डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक। इसके अलावा हम आ गए M3 में। तो M3 का भी कंपेयर किससे करेंगे? हम M1 से ही करेंगे। तो सबसे पहले M1 एंड M1 के अलावा नेट टाइम डिपॉजिट विद बैंक। इसमें सेविंग बैंक फिर नहीं आएंगे, इसमें पोस्ट ऑफिस के सेविंग बैंक फिर नहीं आएंगे, इसमें आएंगे नेट टाइम डिपॉजिट विद बैंक। यानी FD, 1 year TD, 2 year TD, 5 year TD, फिक्स डिपॉजिट 5 years, 10 years। तो ये यहाँ पर टाइम डिपॉजिट आएंगे, ठीक है, लेकिन किसके द्वारा? विद बैंक, ओनली बैंक। नेक्स्ट आ जाते हैं बेटा M4। इट्स मेजर इंक्लूड टोटल डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक इन एडिशन टू M3। तो यहाँ पर M3 पूरा आएगा एंड M3 के अलावा M3 में आपके दोनों आ गए थे, M3 में M1 के पूरे ये भी आ गए थे। मतलब यहाँ पर कॉमर्शियल बैंक के डिमांड डिपॉजिट भी आ गए एंड टर्म डिपॉजिट भी आ गए जो M3 में आ गए थे। नाउ M4 में आएंगे तो ये M3 पूरा आ जाएगा एंड टोटल डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस, चाहे वो सेविंग बैंक एक्सक्लूडिंग NSC। तो टोटल डिपॉजिट जितने भी डिपॉजिट होते हैं किसके पास? पोस्ट ऑफिस के पास, चाहे वो FD हो या 1 year TD हो, सब कुछ इंक्लूड हो जाएगा। ओनली NSC को एक्सक्लूड कर देना है, ओनली NSC को एक्सक्लूड कर देना है। तो बेटा पोस्ट ऑफिस जो आया था आपका सेकंड में एंड फोर्थ में आया था एंड 1 एंड 3rd में जो था कॉमर्शियल बैंक। कॉमर्शियल बैंक सब में है इसके अलावा, ठीक है। तो फर्स्ट और 3rd में कॉमर्शियल बैंक एंड 4th में आ जाएगा कॉमर्शियल बैंक, लेकिन पोस्ट ऑफिस जो है आपका वो ओनली 2nd एंड 4th में आएगा। तो ये कुछ मेजर थे किसके? मनी सप्लाई के। नाउ अब एक छोटा सा टॉपिक बचा, हाई पावर्ड मनी। हाँ जी, हाई पावर्ड मनी क्या होती है बेटा? हाई पावर्ड मनी डेट इज डिनोटेड बाय H, जिसे आप डिनोट करते हैं S से। हाई पावर्ड मनी इज द मनी प्रोड्यूस बाय RBI एंड द गवर्नमेंट, जिसे प्रोड्यूस किया है किसने? RBI ने एंड गवर्नमेंट ने। तो बेटा इसमें दो चीजें आ जाती हैं हाई पावर्ड मनी में। हाई पावर्ड मनी में करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक, जो भी पढ़ी थी आपने, इन द फॉर्म ऑफ रुपीज, इन द फॉर्म ऑफ नोट्स एंड कॉइन्स। तो करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक एंड कैश रिजर्व विद द बैंक। तो बैंक जो है अपने पास रिजर्व रखते हैं, जो उन्हें रिजर्व रखना पड़ता है इन द फॉर्म ऑफ SLR एंड CRR। तो बैंक अपने पास जो रिजर्व रखते हैं, इसमें डिमांड डिपॉजिट नहीं आएंगे। हाई पावर्ड मनी में डिमांड डिपॉजिट नहीं आएंगे। हाई पावर्ड मनी में रिजर्व आएंगे जो कॉमर्शियल बैंक जो है अपने पास रखते हैं। कॉमर्शियल बैंक, ऐसा नहीं कि कॉमर्शियल बैंक में मैंने आज 500 रुपीज डिपॉजिट किए तो वो 500 रुपीज का ही लोन दे देगा, नहीं भाई। कॉमर्शियल बैंक उसका कुछ पार्ट अपने पास रखते हैं एज अ रिजर्व, और उस रिजर्व को रखने के बाद वो बाकी के पैसे जो है एज अ लोन प्रोवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो कॉमर्शियल बैंक है, तो यहाँ पर करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक एंड कैश रिजर्व विद द बैंक, जो कैश रिजर्व रखते हैं, ये हम अपने सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे। SLR एंड CRR, ये दोनों कैश रिजर्व के पार्ट हैं जिसे कॉमर्शियल बैंक अपने पास रख रहे हैं एज अ रिजर्व। तो ये दो चीजें इंक्लूड होंगी हाई पावर्ड मनी में। तो बेटा यहाँ पर हमारा चैप्टर मनी कंप्लीट हो रहा है, इसके बाद हम बैंकिंग चैप्टर देखेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियो।